के लोग आकर के बस्तर को चलाने का प्रयास करेंगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कौन? आदिवासी। फिर भले ही बात क्यों ना हो कि जिनको भगवान बना के बिठाए, फिर उनको ही बर्दाश्त नहीं करेंगे कौन? चाहे वो राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, कभी कभी इंसान अपनी चीजों को थोपता है दूसरे के ऊपर। तो उस दौर में तो राजतंत्र था और लोग, प्रजा जो है वो क्या होंगे? प्रभावित होंगे। केवल किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। जब मौत का ही डर किसी के अंदर से खत्म हो जाए, उसको क्या ही डर लग जाएगा? क्योंकि जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, आपके में राष्ट्रवाद नहीं आएगा। आप अपने पूर्वजों के त्याग तपस्या को नहीं समझ पाएंगे। आप जब तक नहीं समझेंगे, आप अपने देश, अपने राज्य, अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे। बस्तर का इतिहास 290 से 965, 290 से 965 से 1023, 1023 से 1324, 1324 से 1947, 1947/1948 और 1948 के बाद बस्तर के इतिहास में 290 से 965 जो है, ये बस्तर का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है, नलवंश। कौन सा वंश? नलवंश। 965 से 1023 ये गंग है। क्या है? गंग वंश। और 1023 से 1324 ये छिंदक नागवंश है। क्या है? छिंदक नागवंश। और 1324 से लेकर के आजादी और उसके बाद ये बस्तर में काकती वंश है। बस्तर में क्या है? काकती वंश। काकती, बस्तर में काकती, काकती एक ऐसा राजवंश है बस्तर का जो लगभग 630 वर्ष के आसपास का शासन है। और यह दिख रहा है कि काकती 1324 से लेकर के 47 तक, उसके बाद 48 और उसके बाद भी, लेकिन 1 जनवरी 1948 जब रियासतों का विलय हुआ भारत संघ में, तो बस्तर भी एक रियासत था, विलय हो गया, तो राजतंत्र गया और लोकतंत्र आया। लेकिन हां, जो परंपरा चलती हुई आ रही है, भले लोकतंत्र है, लेकिन उस राजघराने में अभी राजा तो है। कौन है? राजा है। कहां पे? बस्तर में। तो आजादी के बाद और रियासतों के विलय के बाद भी, मतलब राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र का शुरू होना। अब यह दिख रहा है कि जिस 1947 की बात होती है, आजादी की जब बात होती है, तो आजादी के पहले का भारत और आजादी के बाद का भारत। तो जिसमें हमें आजादी मिली, यदि बस्तर क्षेत्र में हम देखें तो बस्तर में उस दौर में काकतियों का शासन था। किनका? काकतियों। किनका शासन था? काकती। समझ रहे हो? काकतियों का शासन था। अच्छा, काकती जो है 1324 से लेकर 6 अप्रैल 1778 तक, 6 अप्रैल 1778, 6 अप्रैल 1778 तक काकती ये स्वतंत्र शासन किए हैं।
क्या स्वतंत्र शासन की। कब तक के? 6 अप्रैल 1778। 6 अप्रैल 1778 के बाद इनका स्वतंत्र शासन समाप्त हुआ। किनका? काकतियों का। तो 6 अप्रैल 1778 के बाद 1947 तक, और रियासतों का जब विलय हुआ 1948, और उसके बाद भी संघर्ष चला, उसको आगे हम अभी देखेंगे। मैं सोचा जानो मानो बम हम फिट कर दें। स्वतंत्र शासन चला, और उसके बाद में अधीन जब आकर के किसी के अंडर रह करके शासन करेंगे, तो देखो इस चीज को समझना है कि जब छत्तीसगढ़ की बात होती है, यदि वर्तमान छत्तीसगढ़ की हम बात करें, वर्तमान छत्तीसगढ़ की बात करें, तो निचला हिस्सा जो है यह बस्तर है। क्या है? बस्तर। और बस्तर में इस चीज को समझिए आप कि बस्तर में एक दौर में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी रहे होंगे। कौन रहे होंगे? आदिवासी। इस चीज को आप मान रहे हैं कि सिर्फ कौन रहे होंगे? आदिवासी। कोई दूसरा तो नहीं रहा होगा। जंगल है, पूरा बीहड़ है, और बीहड़ में सिर्फ कौन रह सकता है? आदिवासी। समझ रहे हो? तो आप यह समझे किसी भूभाग में, किसी क्षेत्र में, ये वो लोग हैं जो बाय चॉइस, ये किसी भूभाग के केवल उन्हीं जगहों को चूज किए जहां पे फॉरेस्ट था। क्या था? फॉरेस्ट। समझ रहे हो? इनको रहना ही नहीं था। ये बाकी मैदानी एरिया में इनको रहना ही नहीं था। ये बाय चॉइस जल जंगल में है। कहां पे है? जल। समझ में आ रहा? ये दुनिया की भौतिक सुख सुविधाएं, या वो भौतिक सुख सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ती गई, कभी भी वो चीजें आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं की। क्या नहीं की? आकर्षित। समझ में आ रहा? दुनिया के चकाचौंध से ये बिल्कुल अलग रहे, और ये प्रकृति के काफी नजदीक रहना पसंद किए। कौन? आदिवासी। समझ रहे हो? लेकिन ये बाय चॉइस तो पकड़े बस्तर को। जब यहां छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, वर्तमान छत्तीसगढ़, अब बस्तर को ये पकड़े, फिर उसके बाद कोई आया, अभी लाएंगे उनको, कोई आया और उन्होंने कहा कि हम आपके रहन सहन, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम भी वही हैं, हम भी आपके जैसे ही हैं। हम आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपके साथ मिलकर के आपके क्षेत्र को और बेहतर बनाते हुए आपको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटेक्ट। क्या करेंगे? प्रोटेक्ट। तो कहे ठीक, मोस्ट वेलकम कहे, और उन लोगों को ना आदिवासी भरपूर सहयोग साथ दिए, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि वो लोग बस्तर की अस्मिता से समझौता नहीं किए। किसकी अस्मिता से? बस्तर। लेकिन वही होना है, चाहे वो राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो। कभी कभी इंसान अपनी चीजों को थोपता है दूसरे के ऊपर, उसकी महत्वाकांक्षाएं ये एक समय पर जब हावी हो जाए, और वो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर जब हो, और वो जब लागू कर दे,
तो उस दौर में तो राजतंत्र था और लोग, प्रजा जो है वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे। केवल किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। समझ रहे हो? तो जब स्वार्थ की बारी आएगी, ऐसा कुछ होगा कि जो बस्तर एकदम स्वतंत्र है, आदिवासी स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये वो लोग थे जिनको मतलब नहीं था कि पहनने को क्या होगा, रहने को क्या होगा, खाने को क्या होगा। इनको पता था कि प्रकृति हमें देगी और प्रकृति को हम लौटा देंगे। समझ में आ रहा? ये उस विचारधारा के लोग हैं जो केवल और केवल लाइफ को सरवाइव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सरवाइव। लेकिन कभी भी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से ये छेड़खानी पसंद नहीं करते। समझ लो, पसंद नहीं करते। लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि जिन्होंने हाथ रखा, जो प्रोटेक्शन दी, उनको यह लग रहा था कि हम दे रहे हैं। उनको यह नहीं पता था कि एक्चुअल में ये वैसे वर्षा है, जैसे हम दे रहे हैं वैसे वो भी हमको दे रहे हैं। मतलब कौन? आदिवासी। जब तक उनका अस्तित्व, तब तक आपका अस्तित्व। यदि उनके अस्तित्व में किसी प्रकार का कोई छेड़खानी, कोई चीज ऐसा आएगा, मतलब आपके अस्तित्व को क्या होगा? खतरा होगा। क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो बात राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, सत्ता पे बैठे हुए लोग इस चीज को यदि समझ जाएं तो सब सुचारू रूप से चले। लेकिन बहुतों को ये चीजें समझ में नहीं। जब बस्तर किसी के कंट्रोल में आएगा, जो स्वतंत्र है, जो एक सोवरन स्टेट है, अब जब वो किसी के अंडर में आकर के जब रहना शुरू करेगा और बाहर के लोगों का जब इंटरफेयर, हस्तक्षेप या चीजें जब ऐसी होंगी कि बाहर के लोग आकर के बस्तर को चलाने का प्रयास करेंगे, तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन? आदिवासी। कौन बर्दाश्त नहीं करेंगे? फिर भले ही बात क्यों ना हो कि जिनको भगवान बना के बिठाए, जिनको बकायदा, जिन्होंने ये कहा कि हम आप में से ही हैं, आपके जैसे हैं, आपको और आपके क्षेत्र को प्रोटेक्शन देंगे, भले वही क्यों ना हो, फिर उनको ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन? आदिवासी। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनको अपना मूल उद्देश्य पता था। इनको यह पता था कि अपने सिद्धांतों से हमें समझौता नहीं करना है, नहीं करना है। यही कारण है कि जब स्वतंत्र था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता गया और बाहर के लोगों का हस्तक्षेप, बाहर के लोगों का इफेक्ट, प्रभाव बस्तर में आया, और स्वतंत्रता जैसी गया, इनकी सभ्यता और संस्कृति से जैसे ही इनको लगा कि अब उस पर आचार रहा है, फिर उसके बाद शासन तो चलेगा, लेकिन शासन के साथ आंदोलन चलेगा। क्या चलेगा? आंदोलन। क्या चलेगा? आंदोलन। समझ में आ रहा है? फिर आंदोलन चलेगा। यही जो है, ये आदिवासी या जनजाति आंदोलन है। क्या है? जनजाति। जो किसके साथ में पढ़ना है? काकतियों के साथ। किसके साथ में? काकतियों के साथ में जनजाति आंदोलन पढ़ना है। ये रिटेलिएट करेंगे, ये अपनी सभ्यता संस्कृति को फिर देखो, मैं कहा ना कि ये तो जानवरों से लड़ रहे हैं, ये तो पूरे टाइम जंगल में है। इनको पता है कि हमें कभी भी नुकसान पहुंच सकता है, उससे सुरक्षा कैसे हो यह भी उनको पता है। लेकिन डर उसको, जब मौत का ही डर किसी के अंदर से खत्म हो जाए, उसको क्या ही डर लग जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद मारने मरने पे उतारू हो जाएंगे। तो पहले धीरे धीरे करके उसका भी एक ग्राफ बनेगा, आपका भी ग्राफ बन रहा है, हर किसी का ग्राफ बन रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव है। आंदोलन का भी एक ग्राफ प्लॉट होगा। किसका? आंदोलन। जो नव आंदोलन पढ़ेंगे, फिर एक ऐसा समय आ जाएगा, फिर उसके बाद आदिवासियों को कुछ बर्दाश्त ही नहीं होगा, कुछ भी। फिर उसके बाद इनको भी नहीं घेपेंगे। किनको? काकतियों को। मैं कहा ना कि जिनको बिठाए, फिर यदि उनकी बात आएगी, फिर उनको भी नहीं घेपेंगे। वो फिर एकदम चरम था, वो आखिरी पीक। फिर उसके बाद ऐसा था, या तो तुम या तो हम।
मारो या मरो वाली स्थिति थी। तो वो जो 9 जनजातीय आंदोलन पड़ेंगे उसका चरम होगा ना, उसका पीक होगा, वो भूमकाल होगा। क्या होगा भूमकाल? क्या होगा भूमकाल? समझ में आ रहा है? वो फिर आखिरी है, वो फिर आखिरी, वो ऐसा फिर वो इस कदर होगा जिसका कोई ठिकाना। उस दौर में जो रहे होंगे वही समझ सकते हैं उस चीज को। कौन सा दौर? भूमकाल। समझ में आ रहा है? मतलब वो फिर ऐसा था कि बस्तर की अस्मिता की आखिरी लड़ाई थी ना, वो मारो या मरो वाली लड़ाई थी, जो आदिवासी जान झोंक के लड़ दिए ना। किसमें? आपका भूमकाल। समझ रहे बात? ये कब? ये स्थिति जनजातीय आंदोलन का दौर ही इसलिए शुरू हुआ, ये जब तक स्वतंत्र थे तब तक नहीं। स्वतंत्रता जैसी गया, बाहर के लोगों का जैसे ही हस्तक्षेप होना शुरू हुआ, प्रभाव शुरू हुआ, उसके बाद ही शुरू होगा। क्या? उसके पहले नहीं है, उसके पहले। समझ में आ रहा है? और वो एक किसी की गलती और एक ही गलती, कभी एक अच्छाई बाकी 99 पे ना भारी है। समझ में आ रहा है? वैसे 99 यदि मान लो अच्छाई एक यदि गलती हो जाए तो वो क्या है? बाकी 99 पे भारी है। यही होगा कहां पे? बस्तर। कहां पे? बस्तर। समझ में आ रहा है? और वो आखिरी होगा फिर। और उसके बाद वो जो शुरू हुआ शुरुआत से लेकर के अंत, वो तो इसीलिए ये वाला जो जोन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में? मतलब जो संक्रमण वाली स्थिति होती है, मतलब स्वतंत्रता छीन करके किसी के अधीन आना, तो वो जो समय होगा, ये प्रश्न पूछने वाले को भी पता है, उसको भी पता है कि जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है उसमें पीक क्या है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि आप कुछ ऐसी चीजें जिनको आप जाने ही, आप इस फील्ड में उतरने के पहले आप जिस प्रक्रिया में गुजर रहे हैं, वो चाहता है कि इन चीजों को तो आप जाने, आपके जहन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या भूमकाल। समझ में आ रहा है? आपको पता होना चाहिए कि अब 57 क्रांति जब पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए कि वीर नारायण कैसे लड़े। कौन? वीर नारायण। क्योंकि जब तक आप उन चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, आपके में राष्ट्रवाद नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? राष्ट्रवाद। आप अपने पूर्वजों के त्याग तपस्या को नहीं समझ पाएंगे। आप जब तक नहीं समझेंगे, आप अपने देश, अपने राज्य, अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सिलेबस वैसा डिजाइन है जिसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि बतौर एस्पिरेंट आपको उन चीजों को जानना है, समझना है, और व्यक्तिगत जीवन में उन चीजों को क्या करना है? अपनाना भी है। क्या करना है? समझ रहे बात को?